हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं फिर से एक चाइनीज़ ड्रामा मूवी जो रिबॉर्न के ऊपर बेस है। तो आज की चाइनीज़ ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में हम लिली को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सैड तरीके से और शांत तरीके से बर्फ़ के ऊपर नंगे पैरों से चल रही थी। यहाँ पे हम लिली के बारे में जानते हैं जो अभी अभी मर्डर के चार्जेस से जेल से छूटती है। और लिली आज कई सालों बाद मर्डर के चार्जेस से छूटी हुई थी जेल से और अपना रिवेंज लेने के लिए वो आगे बढ़ती रहती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लिली एक बैंक्वेट हॉल में आया होता है जहाँ पे वो अपने फैमिली और साथ में डेजी को देख रही होती है। अरे आज इस बैंक्वेट हॉल में डेजी की शादी होने वाली थी जिसे देख के उसकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, खास करके उसका डैड। वहाँ पे लिली बोल पड़ती है कि आप तो अपने दूसरे बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश है, तो फिर आपका दूसरा बेटी का क्या, मतलब मेरा क्या होगा। और इसी के साथ साथ उसके पापा बोलने लगती है मैं तुम्हें बेटी के तौर पे मानती ही नहीं हूँ और ऐसे भी तुम मेरे बायोलॉजिकल बेटी हो भी नहीं। लिली फिर से बोलने लगती है हाँ, ये बात तो मुझे पहले से ही पता था कि आप लोगों में से एक भी मेरे फैमिली मेम्बर नहीं है। और इसी के साथ साथ डेजी लिली के पास आता जा रहा था और आने के बाद लिली को वो धमकी देने लगती है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा और यहाँ पे रहे कोई भी इंसान तुम्हारी यकीन नहीं करेगा क्योंकि तुम अभी अभी जेल से छूट के आई हो। ये सारी बातें सुन के लिली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो डेजी को धक्का मार देती है और साथ में कहती है यहाँ पे कोई भी लोग मुझ पे यकीन करे या ना करे, मुझे इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आज अगर मैं यहाँ पे मरती हूँ तो तुम सारे लोग भी मरोगे। इसी के साथ साथ वो अपने बैग से एक टाइम बम निकालती है और आसपास के लोगों को यहाँ से निकल जाने की बात करते हैं सिवाय उसकी फैमिली के। थोड़ी देर बाद ही ये टाइम बम ब्लास्ट हो जाता है, पर यहाँ पे लिली का डेथ नहीं होता बल्कि वो अपने पास्ट लाइफ में चला जाता है। यहाँ से हमें समझ में आता है उसका एक और बार रिबॉर्न हुआ होता है जिससे कि वो अपना गलतियाँ सुधार पाए। और इस पास्ट लाइफ में वो अपने कार के अंदर बैठा हुआ होता है जहाँ पे वो अपना फ़ोन चेक करती है और उस समय का डेट और समय देखने लग जाती है। थोड़ी देर में उसे भी समझ आ गया होता है कि उसका रीबर्थ हुआ है। उसके बाद वो अपने कार से निकलती है जहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे असिस्ट करने लग जाती हैं। अपने असिस्टेंट पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए लिली अपना बैग उसके हाथ में पकड़ा देती है और वो घर की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ ये असिस्टेंट सोचने लगती है आज इनको हुआ क्या है, दूसरे टाइम तो ये मुझसे कोई भी काम नहीं करवाते, ऊपर से ये मुझसे आज थोड़ा सा रूड भी बिहेव किया। वो तो हमेशा मुझसे अच्छे से ही बात करती है, आज हुआ क्या है इनको। इसके बाद हम देखते हैं लिली अपने घर के अंदर आता है जहाँ पे आते ही वो डेजी को देखती है और यहाँ पे इसकी मम्मी मतलब लिली की मम्मी डेजी को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है कि ये डेजी है और कुछ दिनों तक वो यहाँ पे हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। और वहाँ पे लिली का डैड भी होता है जो सोच रहा होता है और उनका सोच हम सुन सकते हैं कि वो सोच रहे थे, वो कंफर्म करना चाहते थे कि लिली और डेजी के अंदर उनका असली बेटी है कौन असल में। डेजी को देखते हुए लिली इस पर ठान लेती है जो जो चीज़ डेजी उससे छीनी है सब कुछ वो इस बार वापस लेके ही रहेगी डेजी से। और इसके साथ साथ वो डेजी के साथ हैंडशेक भी करती है। यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे असल डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ गया होता है। लिली को पहले से ही पता था कि यहाँ पे आज क्या होने वाला है, वो पहले से इंतज़ार कर रहा होता है अपने घर में बैठ के। जहाँ पे थोड़ी देर में लिली का पापा उसकी वाइफ और डेजी के साथ उस रूम पे आते हैं और आने के बाद लिली का पापा सीधा लिली से बात करने लगते हैं कि तुम हमारे बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, तो बेहतर यही होगा तुम अपने सामान पैक करो और इस घर से जल्दी निकल जाओ। ये सारी बात सुन के भी लिली को कोई भी हैरानी नहीं होती है क्योंकि उसे पहले से सब कुछ का अंदाज़ा होता है और पता भी होता है। लिली बड़ी आसानी से ये सारी बात मान लेती है, पर वो कहती है हाँ मैं चली जाऊंगी, पर उससे पहले मेरी जो बायोलॉजिकल मम्मी पापा है उनका नंबर दे दीजिए। उसके इतने शांत रिएक्शन देख के लिली का पापा और उनकी वाइफ मतलब लिली की मम्मी और साथ में डेजी भी सोच रही होती है कि अभी तक तो इसे रो देना चाहिए था ये सब सुन के और वो अभी तक शॉक तक नहीं हुआ, ऐसा कैसे।
डेज़ी ये भी सोच रही होती है, अगर इतने अमीर घर से मुझे बाहर निकाल दिया जाता तो अभी तक मैं रो रही होती, पर इस लड़की की तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पर हमारे लिली को यहाँ पे सब कुछ पता होता है कि ये सारे कांड के पीछे और किसी का नहीं बल्कि हम डेज़ी का हाथ होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे लिली की मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल है, क्योंकि डेज़ी का असली साइड बहुत ही जल्द सबके सामने आने वाली थी। और यहाँ पे साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि लिली के असली बायोलॉजिकल मॉम डैड का मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि डेज़ी ने किया होता है, और इसी के चार्जेस के कारण लिली को जेल जाना होता है, क्योंकि उसने झूठा चार्जेस लिली पे लगा के उसे जेल भिजवा दिया था। फिर से हम देखते हैं कि डेज़ी की कॉल पे तुरंत ही कॉल आ जाता है, जो कॉल को देख के डेज़ी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है और रूम में जाके अपने आप को लॉक भी कर ली होती है। अचानक लॉक करते हुए देखकर उसकी मम्मा भी घबरा जाती है और उसके पास जाके पूछने लगती है। और अंदर हम देखते हैं डेज़ी को और किसी का कॉल नहीं बल्कि लोन वालों का कॉल आ रहा होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और कॉल पे बार बार उससे पैसे मांग रहे थे। और साथ ही साथ वो लोग डेज़ी को बहुत सारा धमकी भी दे रहे होते हैं, तो डेज़ी यहाँ पे मान जाते हैं उनका पैसा लौटाने के लिए, और साथ में एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की देने का भी वादा करता है, और ये कहता है इस सब मिलने के बाद आइंदा से मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद ये कॉल कट हो जाता है। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हम देखते हैं लिली घर के बाहर है और उसके पास वो असिस्टेंट आता है जो लिली का बैग पकड़ा हुआ था। वो अपने साथ साथ कुछ कपड़े लेके लिली का और फेंक देती है बाहर, और साथ ही साथ बड़े रूड बिहेव करके कहती है अब निकल जाओ इस घर से। और फेंकने के साथ साथ वो कहने लगती है कि तुम शुक्र मनाओ, यहाँ पे वो लोग तुम्हारे जाते हुए एक जोड़ी लग्जरियस कपड़े दिए हैं जो तुम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खरीद सकते हो। और इतने में यहाँ पे डेज़ी आ जाती है, जिसे देख के वो स्टाफ फिर से उसकी चपलूसी करने लगती है। डेज़ी उस स्टाफ को अंदर जाने के लिए कहती है। उसके अंदर जाने के बाद लिली डेज़ी से अपने बायोलॉजिकल मम्मी पापा की एड्रेस मांगने लगती है। यहाँ पे डेज़ी उसे एक होटल का नंबर देते हुए कहती है इतना जल्दी क्या है तुम्हें, कल इस होटल पर टाइम पे आ जाना, वहाँ पे आने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी असली मम्मी पापा की डिटेल्स दे दूँगी और साथ में उनकी सारी बातें तुम्हें बता भी दूँगी। इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगती है, पर जाते ही वो फिर से लिली को नीचा दिखाते हुए कहती है लगता है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा पुअर है, मुझे पता नहीं तुम वहाँ पे कैसे ही सर्वाइव कर पाओगे। ये सब कहने के बाद डेज़ी वहाँ से चली जाती है, पर हमारी लिली तब भी शांत रहती है क्योंकि उसे उसकी सारी कर्मों का अंदाज़ा था। लिली उसकी बातें अभी तक चुपचाप सुन रही होती है क्योंकि उसे पता नहीं होता है अभी तक कि उसके मम्मी पापा है कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे उन लोन सार्क्स वालों को डेज़ी ने उस होटल रूम पे बुलाया होता है जिस होटल नंबर पे लिली को भी बुलाया है उसने। वो लोग जब भी उस होटल रूम के अंदर आते हैं तो वहाँ पे पहले से ही लिली दिखती है बैठी हुई, पर लिली को तो यहाँ पे जो होने वाला है वो पहले से ही भनक होती है। इसी वजह से वो बिना घबराए वो वहाँ पे चुपचाप ही बैठी हुई थी। दूसरी तरफ हम डेज़ी के घर के सीन देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे, मतलब डेज़ी और उसकी मम्मी, जहाँ पे उसकी मम्मी उसकी पहले की मम्मी के बारे में पूछ रहे थे, जिन पेरेंट्स ने डेज़ी का अभी तक ध्यान रखा है। तो यहाँ पे अपना भोली शक्ल बनाते हुए डेज़ी उनको कहने लगती है मेरी जो पहले की मम्मी पापा हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, और साथ ही साथ वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल भी थे। मुझे वो लोग कभी भी पैसे नहीं देते थे, मेरी पढ़ाई और ट्यूशन्स का फीस मुझे ही जुगाड़ करना पड़ता था काम करके, और सब कुछ मुझे ही भरना पड़ता था। ये सब सुनने के बाद उसकी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है और वो कहने लगती है मुझे पता था वो पहले से कि वो लोग गरीब है, पर मैं तो उन लोगों को पैसा देने का सोच रहा था, पर तुम्हारे मुंह से उनके बारे में इतना कुछ सुनने के बाद अब मन नहीं है कि मैं उन लोगों को पैसा दूं, क्योंकि वो लोग बहुत ही ख़राब है। और भी तरह तरह की झूठी बातें वो बताने लगती है, जो सुन के उसके अभी की मम्मी उसे टेंशन लेने से अब मना कर देती है और कहती है तुम टेंशन मत करो, किसी भी चीज़ के बारे में तुम्हें कमी नहीं होगी, अब तक तुम्हें जो जो कुछ नहीं मिला है अब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी यहाँ पे महसूस नहीं होगा। उसके बाद डेज़ी यहाँ पे बहाना मार के चली जाती है कि उसके कॉलेज में थोड़ा सा काम है, और उसके बाद हम देखते हो खुशी खुशी वही होटल रूम के अंदर आ जाती है।
और जिस टाइम वो उस होटल रूम की दरवाज़ा खोल रही होती है, उस टाइम उसका हाथ पकड़ के कोई अंदर खींच लेता है, जहाँ से हमें डेज़ी की चीखने की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस कमरे के बाहर लिली को, जो अपने कैमरे के थ्रू मतलब अपने फ़ोन में उस घर के सीसीटीवी कैमरे की सारी फुटेज देख रही होती है। और अंदर डेज़ी के साथ वही सारी चीज़ हो रही होती है जो उसने लिली के लिए प्लान किया था, और जो चीज़ लिली के साथ पास्ट में हुआ था। ये सब होने के बाद उस कमरे के अंदर फिर से लिली आ जाती है, और साथ में उसकी इस हालत की फ़ोटो भी खींचने लगती है, और साथ में डेज़ी से कहने लगती है कि डरो मत, यहाँ पे कुछ ही देर में तुम्हारे बायोलॉजिकल मम्मी पापा आने ही वाले हैं। और उसी के साथ साथ वो सारे लोन शार्क्स वाले वहाँ से चले गए होते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि लिली की मॉम डैड मतलब उसका नकली मम्मा पापा वहाँ पे चली आती है, जो अभी डेज़ी की मम्मा पापा हैं। और हमारा लिली यहाँ पे अपना एक्टिंग शुरू कर देती है, जो उनके सामने एक्टिंग करती है, और लिली को डेज़ी को कहने लगती है, मुझे माफ़ कर देना डेज़ी, मुझे पता नहीं था तुम्हारे इतने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। डेज़ी तुरंत ही अपनी मम्मी पापा को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि वो लोग जो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ लिली का प्लान है, उसने करवाया है। और बार बार लिली को ऊपर ब्लेम डालने लगती है। ये सब सुनने के बाद उसका पापा उस पर ही चिल्ला उठता है और कहता है, झूठ बोलना बंद करो, हम लोगों ने सीसीटीवी में सब कुछ देखा है पहले से ही। जिस पर डेज़ी भोली सी शक्ल बनाती हुई कहने लगती है कि वो लोग मुझे बुल्ली कर रहे थे, जिसको सुनते हुए हमारी लिली नाटक करती हुई कहती है, क्या? अरे बाप रे, वो लोग तुम्हें बुल्ली कर रहे थे? तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रही थी वो लोग? इसके मतलब तो ये है हमें पुलिस कंप्लेन करवाना चाहिए। पुलिस का नाम सुनते ही डेज़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उन लड़कों को तो डेज़ी पहले से ही जानती है, और उन लोगों से वो कितना सारा पहले से ही पैसा लेके रखी है। और अगर पुलिस यहाँ पे आया वो पकड़ा जाएगा, और डेज़ी का फेस अभी सबके सामने आ जाएगा। डेज़ी तो मना करती है, साथ में उसके पापा मतलब उस अंकल भी मना कर देते, क्योंकि इससे उनका फैमिली का रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी बातें इस कमरे के अंदर ही दबा देने के लिए कहते, और यही चीज़ पास्ट लाइफ में भी हुआ था, जो डेज़ी की जगह उस टाइम लिली के साथ हुआ था। इस सब सिचुएशन के चलते हुए डेज़ी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो अपने मन ही मन ठान ले लिया था कि वो लिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है इतनी आसानी से। पर हमारी लिली बहुत ही ज़्यादा मनी मन खुश थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाली है, या फिर डेज़ी का आगे का चाल क्या हो सकता है। वो भी मनी मन डेज़ी से चैलेंज करती है कि जो जो चीज़ उसने लिली से छीना है सब कुछ वो वापस पा के ही रहेगी, और साथ ही साथ डेज़ी को ये एक्सपीरियंस करवाएगी हर एक दिन कि नरक क्या होता है। यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं लिली चल रही होती है, जहाँ पे जी उससे बार बार बात करने के लिए आ रही होती है। लिली उसे बार बार इग्नोर करता है, पर जी उसके पास आ जाता है और लिली को छेड़ते हुए कहने लगता है, मैंने सुना है तुम्हारे पास कॉलेज जाने का भी पैसा नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं मेरी डैड के साथ बात कर सकती हूँ इस बारे में, मैं तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस उठा सकती हूँ, साथ में तुम्हारा एडमिशन भी करवा सकती हूँ। पर ये सब बात सुनते हुए भी लिली उसके पैरों में मार देती है, और साथ में कहती है, मेरे ऊपर दया करने की ज़रूरत नहीं है। लिली के जाने के बाद वहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर गू की, जो एक मास्क पहना हुआ था, और साथ ही साथ वो चलते हुए फिर से एक बार जी के पैरों के ऊपर उनका पैर गिर जाता है। दर्द के मारे जी चिल्लाने लगता है। मिस्टर गू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख के। जी गुस्से में गू के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मेरा डैड कौन है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ पे बड़े ही घमंड के साथ मिस्टर गू कहने लगता है, ये छोटे मोटे कीड़े पता नहीं क्यों मुझसे बात क्यों करते हैं, अभी के अभी इसे धक्का मार के निकाल दो। इसी के साथ साथ मिस्टर गू के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ के बाहर लेके जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिली का ध्यान भी उस मास्क वाले इंसान के ऊपर ही जा टिकता है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और उनका चेहरा भी छुपाया हुआ था। यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं जी और डेज़ी को एक साथ, और वो दोनों कार के अंदर होते हैं, और वहाँ पे डेज़ी को कॉल आ रहा होता है उसकी पुरानी मम्मी पापा का। कॉल को देखते हुए डेज़ी सोचती है कि वो उनको ब्लॉक करना भूल गई। वो कॉल को उठाती है, जहाँ पे अंकल उसे कॉल पे बोल रहे होते, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है, आखिर में तुम इतने दिन से कहाँ पे हो।
अभी तक तुम घर क्यों नहीं आए? तुम हो कहाँ पे? मैं और तुम्हारी मॉम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं। तुम्हारी मॉम की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जहाँ पे इस सब बातों के बाद भी डेज़ी उनसे बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से बात करती है और साथ में कहती है, कान खोल के सुन लीजिए, मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी बायोलॉजिकल मम्मी पापा मिल गया है और मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, और मुझे अभी तक पालने के लिए वो लोग आप दोनों के लिए कुछ पैसे छोड़ देंगे। सो प्लीज़ बेहतर यही होगा आप लोग आगे से मुझे कॉल ना करिए। इसके साथ साथ वो कॉल वो कट कर देती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं उसकी गाड़ी के सामने उसका प्रीवियस मतलब पहले का पापा आ जाते हैं, जैसे देख के जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसे गरीब इंसान की हिम्मत कैसे होती है मेरी गाड़ी को छूने का। जी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, उनको धक्का देते हैं और पे चिल्लाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है डेज़ी भी गाड़ी के अंदर से। वो अपने आप में ही चिल्लाने लगता है कि इन गधों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कॉल पे अभी अभी कहा कि मेरे अभी के मॉम पापा उनको पैसे दे देंगे, तो फिर मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे क्यों आए हैं। वो गुस्से में इतना ही ज़्यादा पागल हो जाती है कि वो गाड़ी के एक्सीलरेटर को बहुत ही ज़ोर से दबा देती है, जिस कारण वो गाड़ी बहुत ही तेज़ी के साथ उनको टक्कर मारने वाला होता है कि वहाँ पे तुरंत ही लिली आ जाती है और धक्का मार के अपने डैड को बचा लेती है। और ये बचाने के साथ साथ उसके मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि कम से कम वो अपने डैड को बचा पाई। इसके बाद तुरंत ही डेज़ी अपने कार से निकलती है और जिसे देखते ही वो अंकल कहने लगते हैं, इस सब का मतलब क्या है डेज़ी? डेज़ी बहुत ही रूडली जवाब देती हुई कहती है, इस सब का जो भी मतलब आपको समझना है आप समझ सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ध्यान से देखिए, आपकी बगल में जो लड़की खड़ी हुई है वही आपका रियल बेटी है, और मुझे अपना बेटी बोलना बंद करिए। जिसका जवाब देते हुए वो अंकल कहते हैं, हमारे पालने पोसने का ये सलाह दे रहे हो तुम? हमें इस बात का पहले से ही पता था कि तुम हमारी असली बेटी नहीं हो, पर हमने तुम्हें इतना प्यार दिया क्योंकि तुम्हें अच्छे से ज़िंदगी देने के लिए। फिर से रूडली जवाब देते हुए डेज़ी कहने लगती है, अपना ज्ञान अपने पास तक ही रखिए। मैंने आपसे कहा ना, मेरे रियल पेरेंट्स आके कंपनसेशन के तौर पे आप लोगों को पैसा दे देगा, तो फिर यहाँ पे बकबक कम करिए आप लोग। दूसरी तरफ हमारा जी अपने प्यारा दुल्हारा कार को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई होती है, क्योंकि उसका कार एक पत्थर से जो टकराया होता है। और साथ ही साथ वो टीजी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि अगर गाड़ी चलाना आता ही नहीं है तो तुम मुझसे गाड़ी लिए ही क्यों? तुम्हें पता भी है ये गाड़ी कितनी लग्जूरियस है और कितना ज़्यादा महंगा है? ये सब सुन के डेज़ी उससे बार बार माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि ये बुढ़ा मेरी गाड़ी के सामने आ गया था, मैं क्या ही करता, और मैंने घबरा के ब्रेक के बदले में एक्सेलेटर पे पैर रख दिया था। हालांकि वो यहाँ पे साफ साफ झूठ बोल रही थी। बस ये यहाँ पे ये सब इग्नोर करते हुए अलग ही लेवल का सोच पे खोया पड़ा हुआ था कि अगर उसके डैड को पता चला कि उनका इतना महंगा कार ख़राब कर दिया है मैंने, तो फिर वो मुझ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे। तो वो डेज़ी को कहने लगती है कि उसे उसके साथ मतलब जी के साथ उसके घर में जाके उसके डैड से बात करनी पड़ेगी और माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसका डैड उसे छोड़ने बिल्कुल भी नहीं वाला है। इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं अपनी खुराफाती आइडिया लगाने लगती है लिली के ऊपर। तुरंत ही डेज़ी लिली को कहने लगती है, देखो लिली, तुम मेरी जगह जी के घर जाके उसके डैड से बात करो और माफ़ी मांगो, साथ ही उनसे कहो तुम्हारी वजह से गाड़ी की ये हालत हुई। अगर तुमने ये सारी चीज़ नहीं किया तो मैं तुम्हारी डैड के ऊपर ब्लेम लगाती रहूँगी कि उन्होंने यहाँ पे आके मुझे धमकाने की कोशिश की। और तुम्हें तो पता ही है ना मेरी फैमिली कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम गरीब इंसान मेरी फैमिली के लोगों के साथ आर्ग्यू भी नहीं कर पाओगे। बाद में वो कार के पास आके अपना सीट एडजस्ट करने लग जाता है डेज़ी, मतलब उस सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने लग जाती है जिससे कि पुलिस वाले उसे ना पकड़ पाएँ। तुरंत ही बाद हम देखते हैं वो अंकल मतलब लिली के असली पापा, उनकी आंखों से पानी आ रहा होता है क्योंकि वो रिग्रेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने कैसी बेटी पाले अभी तक। ज़रूर उन लोगों के प्यार और पालन पोषण में कोई ना कोई कमी तो ज़रूर होगी, जिस कारण डेज़ी का आज ये हाल है। दूसरी तरफ लिली को अच्छे से पता होती है कि ये वही दिन है जिस दिन उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, जो कि इस कार एक्सीडेंट की वजह से होने वाला था। और पास्ट में भी सेम चीज़ हुआ था कि उस टाइम भी सबूतों के साथ छेड़खानी करके
सारा का सारा ब्लेम उसने लिली के ऊपर डाल दिया था, जिस कारण से इतने साल तक लिली को जेल में रहना पड़ा। उसके बाद डेजी आके फिर से उस अंकल से बदतमीजी करने लग जाती है कि देखा, आप अभी तक चुप हो, आप लोगों के पास पावर ही नहीं है क्योंकि आप लोग गरीब हो, आप लोग पता भी नहीं है मेरी फैमिली क्या करती है। क्या आपको पता है मेरी फैमिली की रियल एस्टेट की बिजनेस है, तो आप समझ ही जाइए मेरी फैमिली कितना ज़्यादा पावरफुल है। अंकल यहाँ पे हंसने लग जाते हैं उसकी बातें सुन के। वो कहने लगते हैं कि रियल एस्टेट, तुम्हें पता भी है मैं क्या करती हूँ। वो अपना रियल आइडेंटिटी रिवील करने ही वाले थे, पर यहाँ पे लिली तुरंत ही उनको रोक लेता है, जो देख के लिली समझ आ गई थी लिली को कि आगे डेजी क्या करने वाली है। और ये सब देख के डेजी उसके ऊपर हंस रही थी कि देखिए, अभी से आपकी बेटी को आपके ऊपर शर्म आ रही है, और इसीलिए तो आपको बताने भी नहीं दे रही है क्योंकि तुम लोग हो ही इतने गरीब। उसके बाद डेजी वहाँ पे पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, जिसके जवाब में लिली कहती है ठीक है, तुम्हें जिसे जिसे बुलाना है, पुलिस बुलाना है, लॉयर बुलाना है, बुला लो, पर एक बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। उसके बाद वो सामने होटल की तरफ दिखाते हुए बताती है, उस होटल के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगाई हुई है जिसमें तुम्हारी सारे कांड रिकॉर्ड हैं। उन लोगों को सच्चाई के साथ साथ ये भी पता लग जाएगा कि तुमने सबूतों के साथ भी छेड़खानी की है। ये सब देख के डेजी बहुत ही ज़्यादा घबराई होती हो। दूसरी तरफ किसी कारण से लिली को बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ गए और वो नीचे गिर गए, जो देख के इसका डैड उसे उठा लेते हैं और उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देख के जी उनका पीछा करना चाहता था, पर कुछ गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। कहते हैं, प्रिंस को नहीं चाहते कि तुम लोग यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाओ। थोड़ी देर में हमें वहाँ पे वो मास्क वाले इंसान दिखते हैं, जिसे देख के जी तो यहाँ पे डर ही गया होता है। इसे देख के तो डेजी अपना मुंह खोलने वाला होता है कि ये होता कौन है हम लोगों को डराने वाला, जिसे सुनते ही अपने हाथों से जी उसका मुंह बंद कर लेता है और साथ में उसे समझा देती है कि अपना मुंह बंद रखो तो ही सही होगा, मैं तुम्हें बाद में सारी बातें समझा दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं अभी भी लिली बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई बेहोशी की हालत में होती है, जहाँ पे वो बार बार अपने डैड के नाम चिल्ला रही थी और ऐसे चिल्लाते हुए वो उठ के बैठ जाती है, जहाँ पे वो आँख खोलते ही अपने डैड को देखता है और उसे राहत होती है। तुरंत ही उसकी आवाज़ों को सुनते हुए उसकी मॉम भी वहाँ पे आ जाती है। अपने मॉम को भी देख के साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी लिली, और इमोशनल भी। उसकी मॉम भी उसे देख के कहने लगती है, तुम बहुत देर से बेहोश थे, तुम होश में आ ही नहीं रहे थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। इतने में वो ये भी कहने लगती है कि डेजी की अभी की फैमिली ने उनके पास 2 लाख रुपए भेजे थे, पर वो लिए तो नहीं, उल्टा उनके ही मुंह पे फेंक मारा। उनको क्या लगता है 2 लाख रुपए देकर वो लोग हमें नीचा दिखा पाएंगे? उनको क्या हम भिखारी लगते हैं? ऐसे के साथ साथ इतनी प्यारी सी फैमिली की तरह वो तीनों हंसने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद लिली यहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे कुछ अर्जेंसी काम आ जाते हैं। उसके पीठ पीछे उसकी मम्मी उसके पापा से कहने लगती है कि आपको नहीं लगता कि हमारी असलियत लिली को बता देनी चाहिए? पर उसका पापा कहने लगता है, नहीं, अभी नहीं, हमारे पास अभी भी 1 साल है, उसके बाद हम रिवील कर देंगे। पर यहाँ पे अंकल आंटी को पता ही नहीं होता है कि लिली को तो पहले से ही सारी बातों की पता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली अपने लिए काम ढूंढने गई है क्योंकि उसे अपनी फैमिली के लिए एक प्रेशर कुकर जो खरीदना है। जैसे ही वो जा रही थी उसके सामने डेसी और साथ में उसके 2 फ्रेंड भी आ जाते हैं, और वो 2 फ्रेंड पहले लिली का फ्रेंड हुआ करता था, क्योंकि अभी इस टाइम वो लोग डेजी की चापलूसी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे पैसा है वहाँ पे दोस्ती और रिश्ते भी हैं। इसके बाद वो दोनों भी लिली के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोलना चालू कर देते, उसे बुली करते और क्रिटिसाइज भी करते हैं। उसे नीचा दिखाते हुए लिली कहने लगती है, जाने दो बेचारी को, वो बस यहाँ की चीज़ें को देखने आई है और ये महसूस करने आई है कि उसकी बड़ी बहन कैसे अपना लग्जूरियस लाइफ जीती है। और साथ ही साथ अपना महंगा पर्स दिखाते हुए लिली को अपनी कंपनी के नाम बताती है, और जो कंपनी के नाम सुन के लिली हंसने लगती है, और साथ में उसके गलत प्रोनाउंसिएशन के ऊपर वो हंसने भी लगती है, और साथ ही साथ उस लग्जूरियस बैग का असली नाम सही से प्रोनाउंस भी कर देती है लिली। उसे ताने मारते हुए लिली कहती है, तुम्हें तो एक बैग का नाम तक ठीक से प्रोनाउंस करने नहीं आता, तुम्हें क्या पता होगा एक रिच इंसान की पर्सनैलिटी कैसे होती है। इसके बाद यहाँ से लिली चली जाती है डेजी को एक धक्का मार के। तो डेजी की दोस्त उसे चापलूसी करने लगती है जिससे कि डेजी को गुस्सा ना आए। उसके बाद वो दोनों
डेज़ी के साथ लंच करने चली जाती हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं लिली के पास अपने डैड का कॉल आया होता है, जहाँ पे वो पूछ रहे होते हैं कि तुम कहाँ पे हो। उनके बदले में लिली उनसे झूठ कहती रहती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ आई है, पर यहाँ पे असल में लिली तो अपने काम को अंजाम देने आई थी। इतने में थोड़ी देर में वहाँ पे जी भी आ जाती है, जो उसे तानी मारती हुई कहती है, अब तुम अपने डैड से भी झूठ कह रहे हो। लगता है इस बार तुम्हें मुझसे हेल्प ले ही लेनी चाहिए। भले ही हम अभी थोड़ा सा दुश्मन बन चुके हैं, पर पहले तो तुम मेरी दोस्त थी। और ऐसे बोल बोल के उसकी कमर पकड़ने लगते हैं। इस सब के जवाब में लिली कहती है, क्या तुम सच में मुझे सपोर्ट करना चाहते हो या फिर मेरी फ़ायदा उठाना चाहते हो, पहले ये बताओ। जिसका जवाब देते हुए जी कहने लगती है, दिमाग तुम्हारा बहुत ही तेज़ है। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हम देखते हैं इसी होटल की रेस्टोरेंट पे डेज़ी अपने दोस्तों के साथ लंच के लिए आया हुआ है और वो लोग होटल से ही जी को और लिली को एक साथ देखते हैं और चिढ़ते हैं। तो उसके दोस्त लोग डेज़ी को तरह तरह की बातें समझाने लगती है कि देखा तुमने कैसे जी लिली से खी करके बात कर रही है और हंस रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि लिली जी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे हमारा रंग बदलू डेज़ी अच्छाई का मुखौटा पहने हुए उन लोगों को महान बनने की कोशिश करती है और कहने लगती है, अरे जाने भी दो, वो दोनों तो बचपन से ही दोस्त थे, तो शायद उन दोनों के अंदर फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी होगी, जिस कारण से वो दोनों हंस के इतने बात कर रहे हैं। जहाँ पे जवाब देते हैं उसके दोस्त कहने लग जाते हैं, तुम बहुत ही भोली हो डेज़ी, तुम्हें पता नहीं वो चालाक इंसान क्या क्या कर सकता है, उसे तो सबक सिखाना ही चाहिए। और उसका ड्रेस देख के ही लग रहा है वो यहाँ पे वेट्रेस का काम करती है। लगता है यहाँ पे हमें कुछ करना ही पड़ेगा और चीज़ों का ऑर्डर देना ही पड़ेगा। उसके बाद बड़े अजीबोगरीब तरीके से वो वेट्रेस को बुलाने लग जाती है, मतलब लिली को। लिली भी तुरंत अपना मेनू कार्ड लेके उनके टेबल पे आ जाती है। तुरंत ही उन लोगों के साथ जी भी ज्वाइन करती है, जिसे देख के डेज़ी पूछने लगती है, आखिर तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। जहाँ पे डेज़ी पूछने के साथ साथ ही जी उसे मना कर देती है। इसके अंदर आग लगाते हुए लिली बोल उठती है, अरे ऐसे कोई बात नहीं हुई है। जी बताओ सच में डेज़ी को। डेज़ी जी मुझे बता रहा था कि अगर मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो मुझे कर देगा। ये सारी बातों को सुनने के बाद डेज़ी के दोस्त लोग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ वो लोग लिली के ऊपर ही चिल्लाने लगती है, तो लिली बहुत ही काम तरीके से जवाब देती है, आखिर तुम दोनों गुस्सा क्यों कर रहे हो। यहाँ पे तो जी जो झूठ कह रहा था, मैंने बस उसी को ही साफ सफाई करके बोला। उसके बाद फिर से डेज़ी सबको चुप करवाते हुए कहती है कि जाने भी दो, अभी जी उसे हेल्प करना चाहता है, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है ना उसकी हालत अभी कितना ज़्यादा संगीन है। और इसके बाद डेज़ी लिली को उनके साथ बैठ के खाना खाने के लिए भी कहती है, जहाँ पे लिली बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसे मना कर देती है, क्योंकि ये उनका पॉलिसी के खिलाफ है। एक एम्प्लॉय कभी भी अपने कस्टमर के साथ बैठ के नहीं खा सकते। इसके बाद ऑर्डर करने का बोल के वो ऐसे चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वॉशरूम का सीन, जहाँ पे लिली आई हुई थी। लिली को देख के वहाँ पे डेज़ी भी आ जाती है और अकेले में उसे ताने देने लगती है, साथ में वार्निंग भी। वो कहने लगती है, अच्छा यही होगा अगर तुम जी से दूर रहो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बहुत अच्छे से तुम्हारा शक्ल बिगाड़ना आता है। बड़ी कूल तरीके से जवाब देती है। लिली कहती है, अगर तुम्हारा हिम्मत है तो मुझे टच करके दिखाओ। और रही बात जी की, वो तुम्हारा बंदा है, तुम अपने बंदे को रोक के रखो। ये तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारा बंदा तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। इसके बाद ही डेज़ी लिली के हाथ में एक वॉच नोटिस करती है और उसे चिढ़ाने लगती है, उसे चीप कह के, और कहने लगती है, पता नहीं कैसे इतना चीप वॉच की तुम्हें इतनी जल्दी आदत हो गई। मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत अच्छे लाइफ जी रहे हो। मुझे तो पता है कि तुम्हारे पुराने पेरेंट्स कितना ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, पर अनफॉर्चुनेटली तुम तो उनकी बेटी हो ही नहीं। इस वजह से तुम्हें अब पूरी की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी अपने मम्मी पापा के साथ। उसके बाद वो अपने फ़ोन में बिल दिखाने लग जाती है। वो कहने लग जाती है कि देख रहे हो तुम, आज मैंने जितना खाना खाया है शायद ही तुम्हारा वो आधे सैलरी हो, तो फिर एक अच्छा ऑफ़र है, मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे पैसा दे देती हूँ, तुम इस पैसे को उठाओ और जी की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। इसके बाद डेज़ी कुछ पैसा निकाल के लिली को दे रही होती है। लिली उस पैसे को लेते हुए हाथ पे मारती है और साथ में कहने लगती है, यहाँ पे तो बहुत ही कम है, पर कोई बात नहीं, अभी के लिए चला लूँगी।
क्योंकि मेरे मॉम डैड ने बहुत ही मेहनत करके तुम्हें पाला पोसा है। इसके बाद लिली वहाँ से चली जाती है और दूसरे पल हम देखते हैं अपने फ्रेंड्स को बढ़ा चढ़ा के वो आके बताने लगती है, ये कहते हुए कि लिली कितना चीप है, उसने मुझसे पैसे मांगे हैं। ये सब सुन के उसके सारे दोस्त उसे सिंपैथी दिखाते हुए बहुत सारी बातें करने लगती है और लिली के बारे में बहुत सारी बुरी भली बातें भी करने लगती है और ये भी बोलती है, हमने तो पहले ही बोला था तुम बहुत ज़्यादा भोली हो, वो तुम्हारी फ़ायदा उठा के तुमसे इतने सारे पैसा ले ली, तुम्हें आगे से चौकन्ना रहना चाहिए और मैं अभी जाके उसे सबक सिखाती हूँ। फिर से नाटक करते हुए डेज़ी कहने लगती है, कोई बात नहीं, जाने दो, तुम्हें पता है ना उसकी फैमिली कितना ज़्यादा गरीब है और ऊपर से इतने सालों से उन्होंने मुझे पाला पोसा है। इसके बाद हम देखते हैं लिली अपनी ज़रूरत की शॉपिंग करने के लिए चली गई होती है। वो बहुत ही सलीके से शॉपिंग करती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, प्रेशर कुकर, बहुत सारी चीज़ें। वो बस चाहता था अपनी मम्मी पापा को हेल्प करने के लिए। सीन यहाँ पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जो एक ग्रैंडपा होता है। ग्रैंडपा अब यहाँ पे उस ग्रैंडपा का असिस्टेंट उनको ऑफिस में बता रहा होता है कि उस लड़की ने ये सारी चीज़ें खरीदे हैं। ये सारी बातें सुन के ग्रैंडपा समझ गए होते हैं कि ये लड़की कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है बल्कि उनकी ग्रैंड डॉटर है। तुरंत ही वो वहाँ से उनसे मिलने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिली अपने घर में होती है, जहाँ पे इसकी मॉम उसे कॉल करती है और बताती है आज उनको आने में थोड़ी सी लेट हो जाएगी क्योंकि वो एक स्टूडेंट को अपने होमवर्क करने में हेल्प कर रही थी। लिली को पता होता है कि अगर ऐसा चलता रहा उसकी मम्मी जो स्कूल में काम करती है वहाँ से उन्हें फायर कर दिया जाएगा और इन सब के पीछे भी उस डेज़ी का ही हाथ होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आंटी मतलब लिली की मम्मी घर आ गई होती है, जो आके ही देखते हैं लिली अपने डायरी में अपने डेली के अपडेट्स लिख रही होती है। वहाँ पे उसकी मम्मी एक बॉक्स लेके आती है, साथ में उसे देते हुए कहती है तुम अपनी 20th बर्थडे में ये खोलना। साथ में उसे एक चाबी भी देती है। लिली को वो चाबी देके कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। उसे लगता है उसका डैड शायद उसके लिए एक बाईसाइकिल लिया होगा, पर उसकी मम्मी कहती है नहीं नहीं, कोई बाईसाइकिल नहीं है बल्कि हेलीकॉप्टर है। जो सुन के लिली बहुत ही ज़्यादा चौंक गई होती है। सीन यहाँ पे कट हो जाती है और हम दूसरे पल देखते हैं कि लिली उस रेस्टोरेंट में होती है जहाँ पे वो काम करते हैं और वहाँ पे मिस्टर गो और उसका बॉडीगार्ड्स भी थे। मिस्टर गो अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है ऐसे इंसान को ढूंढो जो मेरी होमवर्क पे मदद कर पाए। मुझसे तो ये सारे होमवर्क होने नहीं वाले, तो जल्दी से मेरे लिए होमवर्क कर पाए ऐसे इंसान को ढूंढो। तुरंत ही बात देखते हैं हम उनसे सारे गार्ड्स मिस्टर गो की सारी किताब लेके लिली के पास आया होता है, क्योंकि ये लिली का दूसरा पार्ट टाइम जॉब है जहाँ पे वो लोगों के नोट्स बनाने के लिए हेल्प करती है। थोड़ी देर में ही हम देखते हैं लिली को एक कॉल आई हुई होती है जहाँ से वो वॉशिंग मशीन और बाकी की चीज़ें खरीदे थे। कॉल के साथ साथ ही वो लोग उसे सॉरी कहने लग जाते हैं क्योंकि जो सामान लिली ने मंगवाई थी वो सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। इस कारण पॉलिसी के मुताबिक लिली कुछ भी चाहे तो वहाँ से परचेज़ कर सकती है, वो भी फ्री में, और चाहे वो कितनी भी महंगी हो। ये सारी चीज़ सुन के तो लिली बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, साथ में खुश भी हो जाती है। उससे ये सब पता नहीं होता है कि सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि उसकी ग्रैंडपा की हाथ होती है और उसका ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिच पर्सन होती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर गू को देखते हैं जो अपने घर में होता है और वहाँ पे थोड़ी देर में उस होमवर्क बुक की डिलीवरी देने आती है हमारा लिली। लिली को यहाँ पे पता नहीं होता है कि उसने जिस मास्क वाले लड़के को देखा था वो यहाँ पे मिस्टर गू ही होती है। उसको किताब लौटाते हुए उसका नंबर भी वो देके जाता है जैसे कि उस नंबर पे वो लोग पेमेंट कर पाए। इसके साथ साथ लिली वहाँ से चली जाती है और तुरंत ही मिस्टर गो उसका नंबर लेके WeChat पे ऐड कर लेता है और साथ में उसका डीपी देख के बहुत ज़्यादा ब्लश भी करता है। सीन यहाँ पे ही चेंज हो जाती है और हम देखते हैं लिली अपना काम कर रही होती है जहाँ पे मिस्टर गो का एक टेक्स्ट आया होता है कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, जिसका जवाब देती है लिली। कॉलेज का नाम सुनने के बाद मिस्टर गो उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि उनको नहीं पता था उस कॉलेज पे इतनी इंटेलिजेंट और इतना स्मार्ट लड़की भी पढ़ते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे लिली की मॉम डैड आ जाती है जिनके पास एक सरप्राइज़ भी होते हैं, जो सुनने के बाद लिली भी कहने लगती है आप लोगों के लिए मेरे पास भी एक सरप्राइज़ है। उसके बाद वो प्रेशर कुकर दिखाती है जहाँ पे उसका डैड कहते हैं प्रेशर कुकर
लिली कहती है हाँ, क्योंकि अक्सर उसकी मॉम सुबह उठती है और बहुत सारे काम की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाती, और इस प्रेशर कुकर की वजह से उनका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा और वो आराम से सो भी पाएंगी थोड़ी। ये सारी बातों को सुनने के बाद लिली की मम्मी की बहुत ही ज़्यादा हर्ट टच हो जाती है, और साथ में वो लिली की तारीफ भी करती है कि तुम बहुत ही काइंड हार्टेड हो, साथ में बहुत समझदार भी हो। उसके बाद उसका पापा लिली से पूछने लगती है, तुम ये तो लाए, पर इसके लिए तुम्हें पैसा कहाँ पे मिला? जहाँ पे लिली जवाब देती है कि मैंने इसका पैसा बहुत ही मेहनत से कमाए हैं, मैं बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। जो सब सुनने के बाद उसका पापा कहने लगता है, माफ़ करना, तुम्हारी कॉलेज कॉलेज के नाम सुनते ही लिली फिर से बोलने लगती है कि आप लोगों को इस बारे में टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, मैं उसका तैयारी फिर से पहले से ही करके रखी हूँ, आप लोग मेरे लिए टेंशन मत लीजिए। और साथ ही साथ बहुत ही प्यारी तरीके से कहती है, अब बस पैसे कमाने पे ध्यान दीजिए और उस पैसा कमा के मॉम को बहुत सारे फ्लावर्स खरीद के दीजिए और साथ में बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट भी। जो सुन के उसके मम्मी पापा हंसते हैं और उसके बाद उसकी मम्मी कहती है, तुम्हें अपने स्कूल और कॉलेज बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम पहले जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसी कॉलेज में पढ़ो। पर लिली कहती है, उस कॉलेज में उसका फ़ीस तो बहुत ही ज़्यादा है। पर उसकी मम्मी कहती है, इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ उसका पापा उसे बहुत सारा पैसा देते हैं, जो कि उसके कॉलेज की ट्यूशन फीस होती है। इतने सारे पैसे को देख के लिली भी थोड़ा चौंक गई होती है कि उसके डैड के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से, जहाँ पे उसका डैड जवाब देता है कि उन्होंने किसी चीज़ को बेच दिया है। लिली यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाती है कि उन लोगों ने पैसों के लिए ये घर तो नहीं बेच दिया, जहाँ पे हंसते हुए वो लोग जवाब देते हैं, नहीं, उन्होंने एक पेंटिंग को सेल किया है। पर लिली को फिर भी यकीन नहीं आ रही थी, क्योंकि एक पेंटिंग को सेल करके इतने सारे पैसे कैसे आ सकते हैं। उसके बाद लिली को याद दिलाती है, उसकी मम्मी कहती है कि यहाँ पे एक पेंटिंग हुआ करता था, मैंने उसको ही बेच दिया है। जहाँ पे लिली कह रही थी वो तो फेक थी ना, क्योंकि वो मिस रिटा की पेंटिंग थी, जो बहुत ही एक मशहूर आर्टिस्ट है। तो उसकी मम्मी बताती है, हाँ, वो आर्टिस्ट और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और मिस्टर रेटा मेरी नकली नाम है। लिली को तो ये सब कुछ समझ में ही नहीं आ रही होती है, जहाँ पे वो सोचती है उसकी मम्मी उससे मजाक कर रही है। वो अपनी मम्मी को हंसती है, कहती है कि मम्मी मजाक मत करिए, जिसका जवाब देते उसका पापा कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी मम्मी मजाक नहीं कर रही है, सच में वही मिस रिटा है। लिली कहती है प्लीज। और इसी के साथ साथ उसके पापा भी साइन ग्रुप के बारे में बात करने लग जाते हैं। शाइन ग्रुप के नाम सुनते ही लिली उसकी सारी डिटेल्स अपने पापा को बताने लगता है। तो उसके पापा कहते हैं, हाँ, वही शाइन ग्रुप, उसका मैं 2nd जनरेशन ओनर हूँ। जो सुन के लिली तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और लिली को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जहाँ पे उसकी मम्मी पापा कहती है कि लिली, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें पता चल ही गया कि तुम्हारी मम्मी पापा कितना ज़्यादा अमीर हैं। उसके बाद एक एक करके सारी सच्चाई बता देते हैं अंकल उसे कि ये हमारी फैमिली ट्रेडिशन है, जो इसके लिए उसके पैदा होने के बाद 20 साल तक सब कुछ छोड़ छाड़ के आके अकेला ही रहना होता है, और ये ट्रेडिशन उनको खुद भी फॉलो करना पड़ा था। और ये इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रगल अपने बच्चों के लिए ज़रूरी है, जिससे कि उनको पता चले पैसों की अहमियत और स्ट्रगल भरी ज़िंदगी भी। ये सारी चीज़ों को सुनकर लिली बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और साथ में ये पूछने लगती है, तो कल मॉम ने जो मुझे बॉक्स दिया था उसमें वो जो नेकलेस था, क्या वो सच में डायमंड नेकलेस था? जिसका हामी भरते हुए उसके पेरेंट्स कहते हैं, हाँ, वो एक डायमंड नेकलेस है और उसे तुम अपने 20वां जन्मदिन में पहनना। ये सब सुन के तो उसका मुंह ही खुला रह जाता है। फिर वो पूछने लगता है, तो फिर सच में क्या वो चाबी किसी बाईसाइकिल की नहीं बल्कि एक हेलीकॉप्टर की है, जिसमें वो लोग हामी भरते हैं। साथ ही साथ उसके पापा ये भी बताते हैं कि तुम्हारे 20 साल के जन्मदिन के बाद तुम अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी से जी सकते हो, अपनी मर्जी से। इस सब के बाद लिली थोड़ा सा चौंक तो जाता है, पर वो तुरंत ही उस स्टोर में कॉल करती है जहाँ से वही प्रेशर कुकर खरीदा था और ये उसे रिटर्न करना चाहती थी, पर वहाँ पे वो लोग मना कर देते कि ये रिटर्न नहीं हो सकती है। तो लिली बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ जाती है, जहाँ पे इस हालत में उसकी मॉम डैड देख के हंसने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि उनकी बेटी को पैसों की अहमियत पता है। और दूसरी तरफ लिली ठान लेती है कि इस पर अपनी मम्मी पापा को वो कुछ भी नहीं होने देगा।
वो अपने मॉम डैड को बचा कर ही रहेगी। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और अगले दिन देखते हैं जहाँ पे एक स्कूटर में करके उसका पापा उसे कॉलेज छोड़ने आता है और सामने आते ही लिली से माफ़ी मांगने लग जाती है कि हमारी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है और साथ में तुम ऐसे कॉलेज आ रहे हो। लिली कहती है पापा कोई बात नहीं, बस कुछ ही समय की बात है। उसके बाद वो कॉलेज के अंदर जाने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होती है उसी सेम क्लासरूम पे जहाँ पे डेजी और उसके दोस्त भी होते हैं और वहाँ पे डेजी एक लिपस्टिक लगा रही होती है जिसका शेड देख के उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और बार बार पूछने लगते हैं कि ये लिपस्टिक उसे कहाँ से मिली है। वो लोग कहने लगते हैं ये लिपस्टिक तुमने कहाँ से खरीदी है, क्योंकि ये लिपस्टिक हमने भी खरीदनी चाहिए पर बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। और फिर डेजी बड़ाई करने लग जाती है कि ये लिपस्टिक स्पेशली उसका डैड ने अब्रॉड से मंगवाई है। अब दूसरी तरफ हम पीछे की तरफ मिस्टर गू को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और चिड़चिड़ा भी, क्योंकि उनकी बातों के वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। वो चिल्ला उठता है कि अब तुम दोनों थोड़ा सा बात कम करो, क्या तुम लोग थोड़ा धीमे नहीं बात कर सकते। थोड़ी देर में हम देखते हैं डेजी का दूसरा फ्रेंड आता है जो पूरे क्लासरूम को एक बहुत ही धमाकेदार खबरें दे रहा होता है। वो कहने लगती है कि तुम लोगों को पता है अभी अभी मैंने क्या देखा, हमारे स्कूल में एक लड़की इलेक्ट्रिक स्कूटर से आई है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और सोचने लगते हैं इतनी अमीर स्कूल में कौन है इतनी गरीब जो हिम्मत करती है यहाँ पे पढ़ने की। और इतने में ही यहाँ पे आ जाती है हमारी लिली। आती वो अपनी इंट्रोडक्शन देने लग जाती है, जिसे देख के लिली डेजी और डेजी के दोस्त लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई होती है। वो लोग लिली से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उल्टा जवाब देते हुए लिली कहती है मैं यहाँ पे टीचर के तौर पे आई हूँ, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं एक स्टूडेंट की यूनिफॉर्म पे आई हूँ, तो फिर मैं स्टूडेंट ही होंगी ना। थोड़ी देर बाद ही वो लोग लिली की तारीफ़ कर रहे थे क्लास के सारे स्टूडेंट, क्योंकि लिली बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। टीचर लिली को कह देती है तुम्हें जो भी सीट पसंद आए तुम वहाँ पे बैठ सकते हो, क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है। जहाँ पे लिली ढूंढ ढूंढ के डेजी के बगल वाली सीट में ही बैठने के ठान लेती है और भी कारण से उसके दोस्त को उस सीट से उठना पड़ गया और वहाँ पे लिली बैठ जाती है। थोड़ी देर में टीचर के जाने के बाद वो फ्रेंड गुस्से में आ जाती है जिसका ये सीट होता है। वो लिली के पास आती है और उसे धमकाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है यहाँ पे बैठने की। उसी वक्त बड़ी शांत तरीके से लिली जवाब देती है मैं तो बस यहाँ पे सीट पे बैठी हुई हूँ, थोड़ी ना तुम्हारी दोस्तों को खा रही हूँ और ना तुम्हारी दोस्ती तोड़ रही हूँ। जहाँ पे डेजी लिली को कहती है देखो हम तीनों पहले से ही दोस्त थे, तो यहाँ पे तो उन लोगों को बुरा लगेगा ही ना कि एक न्यू लड़की हमारे टीम में आना चाहती है। जहाँ पे लिली कहती है इतना इनसिक्योर फील मत करो, मैं तुम्हारे ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने नहीं आई हूँ, बस ऐड ऑन होने आई हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पे फिर से टीचर आ जाता है, पढ़ाने लग जाता है और दूसरी तरफ लिली से बात करिए चिट के ज़रिए डेजी। जब पहली चिट देती है लिली को तब लिली प्रोफेसर को बता देती है कि यहाँ पे कोई उसे चीट दे के बात करने की कोशिश कर रही है। टीचर को ये देखिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और यहाँ पे डेजी अपनी गलतियों को मान लेता है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद यहाँ पे लिली को ताना देने के लिए उसके दोस्त फिर से आ जाते हैं और वो लोग आके उसे ताने दे के बोलने लगती है कि चीट पास करना बातें करने ये तो नॉर्मल बात है, इसमें शिकायत करने की कौन सी बात थी। लिली साफ साफ उन लोगों से कह देती है तुम लोगों को दिक्कत क्या है मुझसे, अगर मुझसे डेजी को दिक्कत नहीं है तो तुम लोगों को क्या चाह रहा है। वो फ्रेंड इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि वो लिली को मारने वाली थी कि तुरंत ही वहाँ पे एक और स्टूडेंट आ जाती है जो आके लिली को कहने लगती है कि उसे प्रोफेसर ने बुलाया है, जो कि लिली को न्यू क्लास प्रेसिडेंट बनाना चाहती है। उसके जाते हुए सिया कहती है कि तुम पहले दिन यहाँ पे आई हो और पहले दिन ही तुम्हें क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है, जिसके जवाब देते हुए लिली प्यारी सी बोली में बोलने लगती है हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हूँ, बहुत अच्छी हूँ और मैं सबसे अच्छी स्टूडेंट भी हूँ, जिस कारण मुझे पहले दिन आने के बाद ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चुन लिया गया है। और उसके बाद वो क्लासरूम से चली जाती है और वहाँ पे बैठ के मिस्टर गू बस नोटिस करे जा रही थी सारी चीज़ें। दूसरे सीन में हम देखते लिली स्कूल की कॉरिडोर में होती है जहाँ पे मिस्टर गू भी आ जाते हैं और लिली को एक फ़ोटो दिखाने लगती है जो एक एडिटेड फ़ोटो होती है जिसको डेजी ने पोस्ट किया होता है, वो भी ऑनलाइन, जहाँ पे
लिली एक ओल्ड मैन के साथ एक ही साथ सोई हुई होती है। ये सब देखते हुए भी लिली गुस्सा नहीं होती है, जो देख के मिस्टर गू भी बड़ी शॉक में होती है कि तुम्हें ये देख के गुस्सा नहीं आया। लिली मनी मन सोचने लगती है, ये सब तो कुछ नहीं है, अपनी फैमिली से खोने से बढ़कर दुख कुछ भी नहीं हो सकती। पर वो गुजाओ को बोलती है, ये बचवानी चीज़ों के लिए मेरे पास समय नहीं है। ये कह के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से अपने क्लासरूम पे आ जाती है और बैठ जाती है, जिसे देख के डेजी कहने लगती है कि लिली तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम स्कूल से ड्रॉप आउट ले लो, जिस पे सीधा सीधा लिली मना कर देती है। साथ में कहती है, तुम इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हो, ऐसा क्यों? मैं तो यहाँ पे तुम्हारे साथ देने के लिए आई हूँ। उतनी देर में वहाँ पे डेजी की एक और दोस्त आ जाती है, और वो भी चिल्लाते चिल्लाते बड़ी खुश मिजाज के साथ। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं एक क्लासमेट लिली को एक नोट देती है गुजाओ को देने के लिए। लिली वो नोट को ले लेती है और गुजाओ के पास आके देने लगती है। दूसरी तरफ गुजाओ तो सो रही थी। उसी टाइम वहाँ पे डेजी की दूसरी दोस्त आ जाती है, जो सिया होती है। सिया उस नोट को उठाती है और डस्टबिन में फेंक देती है, और साथ में लिली को उस डस्टबिन से फिर से उठाने के लिए भी कहती है। दूसरी तरफ हम गुजाओ को देखते हैं, जो बस ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है और वो लिली के बारे में सोच सोच के ब्लश कर रहा होता है। सिया फिर से लिली को कहने लगती है, देखो मैं गुजाओ की बाजू में बैठती हूँ, तो उसके लिए जितने भी लव लेटर आते हैं वो सबसे पहले मेरे पास आते हैं, मैं पहले देखती हूँ, उसके बाद वो, और साथ ही साथ मैं सारे लव लेटर को रिजेक्ट भी कर देती हूँ। सीधी सीधी यहाँ पे लिली सिया को वार्निंग दे देती है कि तुरंत के तुरंत अभी उस डस्टबिन से वो नोट निकालो और मेरे हाथ में दो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगी जो तुम्हारा बॉस डेजी की हाल करती हो। तो इस बात पे डरते हुए सिया वहाँ से वो नोट निकाल के उसके पास दे देती है। और इसके बाद मिस्टर गू मतलब गुजाओ भी सिया से पूछने लगते हैं कि तुम मेरी लव लेटर सारे रिजेक्ट कर देते हो, इसका मतलब क्या है? तुरंत ही सिया सारे अभी तक के सारे लव लेटर गुजाओ के सामने निकाल के दे देती है। इसके बाद वो उसे पढ़ के डस्टबिन में फेंक देती है। पर वो लेटर नहीं फेंकता जो उसे लिली ने दिया होता है। पर उसे पता ही नहीं था असल में ये लिली ने नहीं, कोई और क्लासमेट ने दी होती है, जिस पे लिखा हुआ था, डियर गुजू, जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ पे देखा था मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी और मैं दिल से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बगल में बहुत सारी किसेस वाली इमोजी भी होती हैं, जो पढ़ने के बाद गुजाओ बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़की लिली को आके थैंक यू कहती है उसका लव लेटर गुजाओ तक पहुँचाने के लिए। अगले दिन वो क्लासमेट एक फ्रूट जूस लाई होती है, वो भी लिली के लिए, जो देख के डेजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसे फेंक देती है। तुरंत ही वहाँ पे गुजाओ आ जाती है और उसे अपना फ्रूट जूस देने लगती है, पर लिली उसे लेने से मना कर देती है कि अगर मैं तुम्हारा पी लूँगी तो तुम क्या पियोगे, जिसमें गुजाओ उसे बार बार देती है और कहती है मेरे बारे में चिंता मत करो। पर लिली उसे लेने से हिचकिचा रही थी। पर ये बातों के कॉन्वर्सेशन के अंदर भी गुजाओ जब जब लिली के फेस की तरफ देख रही थी उसे उस लेटर के बारे में याद आया था, और वो तुरंत ही वहाँ से ब्लश करते हुए वो जूस देके उसे चली जाती है। और ये सारी चीज़ें डेजी की दोस्त सिया देख रही होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डेजी जी को मैसेज कर रहा होता है अपने फ़ोन से स्कूल के बाद मिलने के लिए, जहाँ पे जी हाँ कर देता है और वो बार बार अपना फ़ोन दिखा के लिली को चुराने की कोशिश करती है कि देखा जी मेरा कितना ख्याल रखता है। पर वो फिर से शिकायत कर देती है अपने टीचर से कि देखिए प्रोफेसर, वो क्लास के बीच में अपना फ़ोन यूज़ कर रही है, और प्रोफेसर यहाँ पे गुस्से में उस पर चौक भी फेंक के मारती है। और साथ में डेजी को डांटती भी है कि पढ़ाई के बिना ही ये लड़की सब कुछ करती है, और इसके साथ साथ गुजाओ की भी एक चौक फेंक के मारती है कि ये गाधा हर क्लास में सोता ही रहता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं डेजी के डैड को, जिससे डेजी लिली के बारे में सब कुछ बता रही होती है। और यहाँ पे डेजी उसके पापा से ये भी कहने लगते हैं कि प्लीज़ आप देखिए वो मेरी डेटिंग लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, जहाँ पे उसके पापा उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं ठिकाने लगा दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी को, जो उसके स्कूल के बाहर होती है और असल में वो डेजी से नहीं लिली से मिलने आई होती है, और थोड़ी देर में ही वहाँ पर डेजी आ जाती है। उसके आने के बाद ही उससे बहुत ही प्यार से बात करने लग जाता है जी। पर तुरंत ही जब वहाँ पे लिली आती है वो तुरंत ही लिली के पास भाग के जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो उसका टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं दे रहा है।
पर तुरंत ही वहाँ पे गुजाओ आ जाती है और साथ में लिली की साइड लेने लग जाते हैं। उसके थोड़ी देर में ही इन दोनों के अंदर झगड़ा शुरू होने जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये सब एक साथ लंच करने के लिए आए होते हैं, वो भी VVIP होटल में, जिसका आइडिया होता है जी को। होटल में आने के बाद वो मेनू कार्ड दिखाते हुए ऑर्डर करने के लिए बोलती है, जहाँ पे गुजाओ कहती है मेनू देखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ के सारे VVIP मेनू लेके आओ। ये देखिए तो जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये इंसान उसका कितना ज़्यादा खर्चा करवाएगा आज। और उनके सामने होते हैं स्पिनिंग टेबल, जहाँ पे पहले डिश आते ही जी लेने चाहता था, पर तुरंत ही गुजाओ उस प्लेट को उठा के लिली के सामने दे देती है। ये सारी चीज़ देख के तो डेजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और साथ में जी को बोलने लग जाता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्या कहूँगी। सेकंड डिश भी गुजाओ उठा लेती है, पर जी ज़बरदस्ती उसे छीन लेता है। डेजी को लग रहा था कि वो डिश उठा के वो डेजी को देगा, पर वो फिर से लिली को देने लगता है और ऐसे ही एक के बाद एक डिश आने लगता है और गुजाओ और जी के अंदर घमासान जुद लग जाती है। उनके खींचातानी के अंदर डिश जाके गिरती है डेजी की फेस पर, जो देख के डेजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इस कारण से गुजाओ और जी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसलिए वो लोग रियल फाइट भी करने शुरू कर दिए थे। और इस झगड़े की अगली और आखिरी नतीजा देखते हैं हम, जहाँ पे जी को गुजाओ से बहुत ही मार पड़ी होती है। सीन यहाँ पे ही चेंज हो जाते हैं और हम गुजाओ को देखती है, जो अपने हाथों में पेस्ट्री लेके लिली के घर आई होती है। पर घर में जाने के पहले ही वो बहुत बार सोचने लगता है असल में उसे जाना भी चाहिए या फिर नहीं। जैसे वो घर को दरवाज़ा ओपन करने ही वाला था, वहाँ पे लिली आ जाती है और वहाँ पे आंटी भी आ जाती है, जो गुजाओ को देख के कहने लगती है कि तुम ज़रूर लिली के बॉयफ्रेंड होगे, जहाँ पे लिली कहने लगती है कि मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। गुजाओ बहुत ज़्यादा एम्बरेस हो जाता है और साथ में बोलने लगती है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, कम से कम तुम मुझे अपना फ्रेंड तो बोल ही सकते हो। थोड़ी देर बाद वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं। उसके घर के अंदर आने के बाद लिली जी गुजाओ से कह देती है, देखो तुम पूरे दिन क्लास में सोते रहते हो, पर मैं पढ़ाकू बच्चे हो, तो मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना। इसके बाद हम देखते हैं एक बुक को लेके लिली पढ़ रही होती है और इसके बगल में ही टेबल में बैठ के गुजाओ एक नैप ले लेती है। जब उसकी आँख खुलती है तब उसके पेट में गुरगुर से आवाज़ आती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। उसके बाद वो दोनों एक साथ स्वीट पोटैटो लेने जाती है, जहाँ पे लिली उसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई फ्यूचर गोल नहीं है, जब देखती हूँ तब सोते ही रहते हो। गुजाओ जवाब देती है, क्या फ़ायदा है पढ़ के, ऐसे भी मैं एक स्कॉलर हूँ। ये बात सुन के तो लिली को यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो कहती है तुम एक स्कॉलर हो ही नहीं सकते, जहाँ पे वो फिर से कहने लगती है कि मैं पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हूँ, तुम्हें नहीं पता, बस मुझे पढ़ने का मन नहीं होता, अगर मैं चाहूँ तो पूरे स्कूल में टॉप कर सकती हूँ। और इसके साथ से तो लिली को बेट करता है और वो कहता है इस बार के एग्ज़ाम में मैं टॉप 10 में आके दिखाऊंगा। इसके बाद सीन यहाँ पे चेंज हो जाती है और दूसरे सीन में हम देखते हैं ये सब फिर से अपने स्कूल में होती है, जहाँ पे सिया लिली को धमकी दे रही होती है कि तुम मेरे गुजाओ से दूर ही रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए कुछ भी सही नहीं होगा। यहाँ पे तो लिली सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है और साथ में ये भी कहती है अगर तुम्हें तकलीफ़ है तो जाओ ना सीधे गुजाओ के पास और अपने वन साइड लव को उसके सामने कन्फेस करो, मैं भी तो देखूं वो कितना तुम्हारे साथ लव में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉरिडोर में डेजी और उसकी दोस्त होती है, जो लिली को मारने के लिए झाड़ू लिया होता है, पर हमारी लिली इतनी स्ट्रांग होती है कि वो झाड़ू को फेंक देती है। उसी टाइम वहाँ पे गुजाओ भी आ जाती है। डेजी वहाँ से भाग जाती है डर के और साथ ही साथ प्रोफेसर को बुला के लाती है और वो झूठ बताने लग जाती है प्रोफेसर से कि गुजाओ और लिली मिलके हमारे दोस्त को परेशान कर रही थी। टीचर भी गुस्से में गुजाओ और लिली को अपने ऑफिस में आने के लिए बोल देती है और इसके साथ साथ हमें पता चलता है कि लिली और गुजाओ का गार्जियन कॉल हुआ है। थोड़ी देर में वहाँ पे गुजाओ का अंकल आ जाता है। गुजाओ के अंकल को लिली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो प्रिंसिपल उन्हें साफ साफ कह देती है, देखिए इस मैटर को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पे गुजाओ की अंकल चाहते कि लिली को इस स्कूल से निकाल दिया जाए। इतने में ही यहाँ पे लिली के डैड भी आ जाती है। उनको देख के उसका अंकल को लग रहा होता है कि इस इंसान को कहीं तो उन्होंने देखा है। इसके साथ साथ उन सब के अंदर झगड़ा लग जाता है लिली के अंदर और वो लोग चाहते हैं लिली को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए, जहाँ पे प्रिंसिपल बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। लिली ने इतना भी कुछ नहीं किया जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। उतने में ही वहाँ पे स्कूल का एक प्रेसिडेंट प्रोफेसर आ जाता है, जो आने के बाद सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगती है
जिसके अंदर साफ साफ देखा जा रहा था कि डेजी और सिया एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और बात करते करते उन दोनों ने अपने मुंह से सारी सच्चाई बता दी होती है और सबके सामने सिया की पोल खुल जाती है। इसके साथ साथ सबको पता लग जाता है कि यहाँ पे लिली की कोई भी गलती नहीं होती है। ये सब देख के सिया की डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है मेरी बेटी ऐसे कर ही नहीं सकती है। थोड़ी देर में यहाँ पे लिली के डैड और सिया के डैड में झगड़ा शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सिया की डैड उसे थप्पड़ मारती है और सबसे नील डाउन होकर माफ़ी मांगने के लिए भी कहती है और सिया भी वैसा ही करती है। सीन यहाँ पे ही कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं वो सब अपने घर होते हैं और घर के बाहर ग्रैंडपा उन्हें ढूंढते ढूंढते आ गया होता है। लिली अपने ग्रैंडपा को देख के कहती है आप वही हो ना जो ढूंढते हुए मेरे स्कूल पे आप आए थे? और वो कहने लगते हैं हाँ मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारी ग्रैंडपा हूँ, पर तुमने तो मुझे पागल इंसान ही सोच लिए थे। इसके साथ साथ वो लोग बात करते हैं और ग्रैंडपा आखिर में कहते हैं अब समय आ चुका है, हम सबको फिर से एक साथ रहना चाहिए और तुम लोगों को अपनी जगह पे असली में लौट जाना चाहिए। पर लिली यहाँ पे मना कर देती है तो लिली के मम्मी पापा उसे डांटने लग जाती है और घूरने भी। लिली तुरंत ही अपने दादाजी से कहने लगते हैं आप अपने बहू और बेटे को कह ही सकते पर आप अपनी पोती को ऐसे नहीं बोल सकते। और सच में ये मेरी ख्वाहिश है, जब तक मैं 20 साल की ना हो जाऊँ यहाँ पे मैं अपनी मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। इसकी बात मान लेते हुए ग्रैंडपा कहती है अगर तुम ये चाहते हो तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, पर अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो याद रखना तुम्हारी ग्रैंडपा हमेशा तुम्हारे लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे घूसा पढ़ने के लिए आ जाता है लिली के घर, जिसे देख के आंटी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है पर अंकल बिल्कुल भी नहीं। वो लिली की मम्मी से कहने लगती है मुझे ये लड़का बिल्कुल नहीं पसंद है, तुमने देखा ये लड़का कितना लंबा है। आंटी उनको शांत करवाते हुए कहती है उसकी हाइट ज़्यादा है तो इससे हम क्या करें, उसका पर्सनैलिटी देखो कितना अच्छा है। जहाँ पे उसका पापा लिली का पापा कहने लग जाता है मैं इस लड़के को कभी भी अप्रूव नहीं करूँगी। जहाँ पे आंटी कहती है अभी फ़िलहाल वो दोनों दोस्त है, तुम इतना मत सोचो। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दोनों एक साथ पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे लिली उसे समझा रहा होता है पर वो शुरू से ही वहाँ पे सोने के लिए आया होता है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर लीन को देखते हैं, जहाँ पे वो लिली को रोजेस दे रहे होते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं लिली तुम मुझे नहीं पहचान सकते, मैं तुम्हारा कज़न हूँ और मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारी बड़े भाई भी हो जाऊंगी। ये बात जानने के बाद लिली बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसका कज़िन फिर से कहने लगती है मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा तरस गया था और हाँ तुम अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो उससे मुझे भी गुजरना पड़ा है। लिली भी उनसे पूछने लग जाती है मुझे भी जानना है आपने कौन कौन से स्ट्रगल फेस किए। उसके बाद वो लोग कार में बैठते हैं, जहाँ पे गुजाओ उन लोगों को एक साथ देख लेते हैं। ये सारी चीज़ों की ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक इवेंट देखते हैं, जहाँ पे डेजी और गुजाओ की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होने वाली थी और साथ ही साथ वहाँ पे लिली भी आ जाती है और वो इस इवेंट पे आके सभी के सामने डेजी की पोल खोल लगने लगती है कि डेजी स्कूल में क्या क्या करती है, साथ में उसकी पास्ट लाइफ के बारे में भी। उसके डैड को बिल्कुल भी किसी के भरोसे पे डेजी के डैड को तो लिली की किसी भी बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। तुरंत ही हम देखते हैं वहाँ पे डेजी का भाई आ जाता है, जिसके पास अभी तक के सारे प्रूफ होती है डेजी के खिलाफ। यहाँ पे बस डेजी का भाई लीन ही नहीं बल्कि लू भी आ गया होता है, पर लू के बारे में डेजी को पता ही नहीं था। थोड़ी देर बाद कन्वर्सेशन के अंदर बहुत कुछ हो जाती है और थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं डेजी के ये सारे कांड की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है और अब यहाँ पे डेजी के पापा को 2 मिलियन पे करने होंगे, वो भी इसकी हरकतें की वजह से। यहाँ का सीन कट हो जाता है और हम देख पाते हैं कि वो लोग फिर से अपने स्कूल में होती है, जहाँ पे वो लोग डेजी और उसके फ्रेंड्स खाना खा रहे होते हैं, पर वो अपने एंगेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बता रही होती है कि वो एंगेजमेंट जी के साथ टूट चुकी है। थोड़ी देर में यहाँ पे जी आ जाता है बहुत सारी फ्लावर के साथ। डेजी को लग रहा था कि वो डेजी के लिए है, पर असल में जी उस फ्लावर के साथ लिली से माफ़ी मांगने आई होती है। लिली उससे कहने लगता है हमारे बीच कोई रिलेशन है नहीं, तो 100 बार सोच लेना कोई भी रिलेशन बिल्डअप करने के पहले। और तुरंत ही वहाँ पे गुजाओ भी आ जाता है और साथ ही साथ जी को वहाँ से भगा देता है। दूसरी ओर लिली गुजाओ के साथ चली जाती है और इस तरफ डेजी और उसका दोस्त लिली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। डेजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एक फोक उठाती है और लिली को मारने के लिए आ जाती है, पर उन दोनों के बीच गुजाओ आ जाती है, जिस कारण गुजाओ को चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तुरंत ही वो लोग उसे लेके हॉस्पिटल चला गया होता है। कुछ देर बाद उसकी जब आंखें खोलती है तब वो
लिली को और लिन को एक साथ देखती है उसके पास। गुजाओ को लिली का कजिन और लिली के बारे में पता नहीं होता है, जिस कारण से वो थोड़ा सा गुस्सा होता है। लिली को समझाने लगता है कि ये हमारा प्रोफेसर है और ये हमसे काफ़ी बड़े भी है, तुम बिल्कुल भी इनके बातों पे मत आना। मैं अच्छे से जानती हूँ एक लड़की के तौर पे कि एक लड़की का इरादा क्या है। वो तुम्हें बार बार कहेगी कि वो तुम्हें अपना बहन मानता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तुम उसकी बातों पे यकीन मत करना। वो प्रोफेसर बार बार बोलने लगता है कि मैं सच में लिली का भाई हूँ, जहाँ पे भी गुजाओ को यकीन नहीं आ रहा होता है। वो बार बार उन दोनों का फेस लेके मैच करने की कोशिश करता है। इस सब देखने के बाद लिली गुजाओ को कहती है ये मेरी कजिन ब्रदर है। इसके बाद जैसे कि गुजाओ के दिल में एक शांति आती है। इसके बाद गुजाओ प्रोफेसर को बिग ब्रदर कहने लग जाती है, तो उसका काजिन बोलने लगता है कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, अगर तुम्हें सच में लिली चाहिए तो पहले मुझे इम्प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं लड़ने और झगड़ने के लिए आ जाते हैं डेजी के मॉम डैड, जहाँ पे वो लोग आते ही लिली के ऊपर सारे ब्लेम देने लग जाते हैं। और वहाँ पे लिली की मॉम भी आई हुई होती है और उसके साथ लिली के डैड भी होते हैं। और उसके बाद वो लोग अपने आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर देते हैं। उनका असलियत सुन के डेजी बहुत ही ज़्यादा बौखला जाती है और वो चिल्ला के बोलने लगती है गुस्सा करके कि सारी अच्छी चीज़ें लिली तुम्हारे साथ ही क्यों होती है। लिली उसे चिढ़ाते हुए कहती है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो, तुम्हें रिश्तों की अहमियत नहीं है, साथ में तुम बहुत ही ज़्यादा लालची भी हो और इसी वजह से तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तुम हमेशा अभी तक लोगों की बुराई चाहते हुए आए हो, तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा कैसे ही हो सकता है। इसके बाद सारे कन्वर्सेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं और ये सीन चेंज हो जाता है और वो दिन आ जाते हैं जब स्कूल का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है। और यहाँ पे फर्स्ट हुआ होता है लिली और बेड पर झिटते हुए गुजाओ भी टॉप 8 में आ जाते हैं। और ये देखते हुए गुजाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे वो लिली को गोद में लेके गोल गोल घुमाने लग जाते हैं, जो उसका कजिन ब्रदर और साथ में लिन भी देख रही होती है। ये सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हमें काफ़ी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा प्यारा और हैंडसम सा गुजाओ और लिली का वेडिंग का दिन आता है, जहाँ पे वो दोनों एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ में वो लोग किस कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ ये चाइनीज़ ड्रामा मूवी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। तो व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा? आज के लिए बाय बाय।